जर्नलिस्ट से बात आ रही है। ये पेज नंबर 3 थ्रेड पे जो क्वेश्चन का पार्ट है था, उसके फिगर्स सब में से मैच करना कंप्लीट हो गए। ये जरा देख लें फिगर्स, ठीक है ना? मैच कर लिया था। ये सब वाला मसला है। ये सारी फिगर्स ठीक है सर? क्वेश्चन ही साइलेंट है मेरे। ये कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? नेट बैलेंस हो गया सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए सर इसका पार्ट बी शुरू करें। क्या करना पार्ट बी में? डायरेक्ट मेथड से क्या करना है? पूरी कैश फ्लो बनानी है। हेडिंग लिखें कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कहां तक फिगर्स लिखने में डिफरेंस है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद क्या आता है? इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। तो वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, सेम तरीके से ही आता है। जी लिखिए हेडिंग्स। डायरेक्ट मेथड के आंसर में आएंगे, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड के आंसर में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पे आएगा। इनडायरेक्ट मेथड जहन में लाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की फिगर्स लिखने की रीजन क्या है? ये इन्वेंटरीज यहाँ लिखने का मकसद क्या है? डेटर्स लिखने का क्या मकसद है? इन फिगर्स ने क्या करना है? डेटर्स की फिगर्स लिखने से क्या होना है? सेल ने रिसीट बनना है। क्रेडिटर्स लिखने का मकसद क्या है? स्टॉक लिखने का मकसद क्या है? परचेजेस बनना है। एक्सपेंसेस पेबल लिखने का मकसद क्या है? तो ये 5 कौन कौन से लेजर्स मैं बोलता रहता हूँ, 5 कौन से हेड्स हैं? ज्यादा बेहतर रहेगा तरतीब ये रखें आप। डेटर्स इसलिए सबसे ऊपर प्रॉफिट में लगा। प्रॉफिट में सबसे पहले क्या आता है? सेल। तो डेटर्स लिखने का मकसद रिसीट्स बने। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से परचेज बनाने के लिए स्टॉक लिखते हैं। परचेज बन जाए तो परचेज को पेमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्रेडिटर्स लिखते हैं। देन फिर एक्सपेंसेस को पेमेंट बनाने के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, और कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ साथ एक्सपेंसेस पेबल भी हो सकते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस से सब कहते हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है?
और अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस पेबल। ये 5 सारी मेन हेड्स हैं, है इन सब पे। लेकिन ये जो डेटर्स है ना, डेटर्स में एक वेरिएशन ये भी हो सकती है। डेटर्स का मीनिंग वैसे क्या होता है? रिसीवेबल। लेकिन रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि हमने चीजें भेज दी हैं लेकिन पैसे भी आने हैं। लेकिन समटाइम्स ये उलट सिचुएशन भी हो सकती है कि पैसे हमें पहले मिल गए और चीजें बाद में जानी है। भी सुना है? डेटर्स मीन्स क्या है? डेटर्स मीन्स क्या है? गुड्स बेच दी हैं, पैसे भी आने हैं। लेकिन अगर समटाइम्स लोगों से एडवांस में पैसे लिए जाए और चीजें बाद में देनी हो तो फिर एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर का वर्ड भी होता है, जिसे डेफिनेटली एक साहब भी बोल रहे थे, क्या वर्ड इसके लिए होता है? अर्न इनकम। ये क्या होती है अर्न इनकम? मीनिंग क्या होता है स्टेबिलिटी की? क्या हो गया है, क्या रह गया है? पेज नंबर 114 निकाल रहा, पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड आया था अनअर्न्ड मेंटेनेंस एंड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम के नाम से था। मेंटेनेंस इनकम अनअर्न्ड, उसकी एंट्रीज लिखी थी आपने। कैश मिला तो क्या एंट्री हुई? कैश मिलने से लायबिलिटी बन गई क्योंकि अभी गुड्स नहीं आ पाएंगे, और जब फिर गुड्स दे देंगे तो एडवांस डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। इसका लेजर बनाया था, लायबिलिटी का लेजर है। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। कैश मिलने से लायबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिट हुई है। वो कैश मिलने से लायबिलिटी बढ़ गई, लेजर देखें, लेजर में क्रेडिट हो गई। और इनकम होने से लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी का लेजर है। तो इसी तरह से अब ये जो गुड्स के पैसे हैं, अगर ये रिसीवेबल हो तो डेटर्स वर्ड है या ट्रेड रिसीवेबल वर्ड है। लेकिन अगर एडवांस से पैसे लिए हो तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। मुझे एडवांस फ्रॉम कस्टमर के एंगल से जरा लेजर बनाएंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर बिल्कुल यही नेचर होगी जो आप सामने खोल कर रखा है। अगर इसका कोई बैलेंस होगा तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस होगा, कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर एडवांस नहीं कस्टमर से तो एंट्री बोला। अगर कैश मिले तो कस्टमर से तो एंट्री बोला। कैश अपने लेजर में डेबिट होगा लेकिन एडवांस के लेजर में क्रेडिट होगा। पैसे मिलने से लायबिलिटी बढ़ गई। अब जब चीजें देंगे, गुड्स देंगे, फिर एंट्री क्या करेंगे? एडवांस डेबिट सेल क्रेडिट। अब मैं इसका सेल वाली इनकम की बात कर रहा हूँ। डेटर का लेजर जरा मेरी तरफ देख के 4 चीजें बोलना। ब्रॉट डाउन, सेल, तो मैंने 4 की थी, आपकी एक भी नहीं हुई अभी तक। डेटर का लेजर 4 मेन चीजें, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, सेल। सेल किस तरफ होगी? सेल तो इनकम होती है यार। डेटर क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल का लेजर नहीं है, रिसीवेबल का लेजर। चीजें बेचने से रिसीवेबल बढ़ गया, और अगर पैसे मिल जाए तो रिसीवेबल कम होने की एंट्री क्या बनी? अब ये दोनों लेजर्स को जरा गौर से देखें। पहले तो ये देख लें सही बनाया मैंने। ऊपर वाला लेजर देखें जरा, लायबिलिटी का लेजर है। पैसे मिलने से लायबिलिटी बढ़ी है क्रेडिट साइड, और चीजें बेच देने से लायबिलिटी फिर कम हुई है डेबिट साइड। नीचे कैसे पढ़े? चीजें बेच देने से इनकम बढ़ी है, सॉरी, चीजें बेच देने से रिसीवेबल बढ़ा और पैसे मिलने से रिसीवेबल कम हो गया। यकीनन ऊपर वाला लेजर लायबिलिटी का है और डेटर्स वाला लेजर रिसीवेबल एसेट का है। लेकिन इन दोनों लेजर्स में कोई आपको सिमिलरिटी महसूस हो रही है? पेज नंबर 103 ढूंढना, 10345 शायद, पेज नंबर 105। वहां कहीं आपने या शायद नेक्स्ट पेज में बनाया, पेज नंबर 106 जरा ढूंढ कर बताएं कि आपने टैक्स पेबल और प्रीपेड टैक्स का लेजर इकट्ठा बनाया था? सही बनाया था शायद। हमेशा हर हेड का लेजर आप
अलग ही बनाएं, लेकिन अनलेस वहां वर्ड्स क्या थे, वहां पढ़ा जरा कंक्लूजन पेज नंबर 106 से मरा एक्सपेंस का ब्रेकअप ना हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे सवाल में डेटर्स भी हो और एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी हो और हमें डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना हो, तो डायरेक्ट मेथड में फिर सेल लिख के रिसीट बनाई जाती है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, डेटर्स होंगे तो इंक्रीज डिक्रीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा तब भी इंक्रीज डिक्रीज, उसी तरह जिसने अपना कल वाला आंसर देखें, तो कल वाले आंसर में देखें जरा, जो आपने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ उसमें अपने क्रेडिटर्स भी लिखे हुए और एडवांस टू सप्लायर भी लिखा हुआ। क्रेडिटर क्या होता है, पेएबल होता है। एडवांस टू सप्लायर क्या होता है, प्रीपेड मींस पैसे पहले दे दिए, तो उस पर भी मैं आता हूँ बाद में। तो इनडायरेक्ट मेथड अगर है तो 5 मेन चीजें, जरा पहले इनडायरेक्ट मेथड ही फाइनल कर लेना। 5 मेन चीजें क्या है, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रीपेड और एक्सपेंसेस पेमेंट। समटाइम डेटर्स की एक वेरिएशन ये हो सकती है कि डेटर्स के साथ एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो सकता है, तो भी इधर ही आएगा। और इसी तरह एक चीज का लागे है वो जरा देखना, क्रेडिटर्स के साथ एक वेरिएशन क्या हो सकती है, एडवांस टू सप्लायर भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में कोई मसला नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में तो हमने इंक्रीज डिक्रीज लिखना, इसलिए हम अलग अलग में इंक्रीज डिक्रीज लिख देंगे। 5 मेन चीजें कौन सी हैं, डेटर्स के साथ साथ क्या हो सकता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। साथ साथ भी समटाइम्स हो सकता है डेटर्स ना हो, डेटर्स की जगह एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मसलन हम चीजें बेचते ही उस वक्त हम पैसे पहले ले लेते हैं, और ये भी हो सकता है कुछ चीजें हम पहले बेचते हैं पैसे बाद में लेते हैं, और कुछ चीजें हम पैसे पहले लेते हैं और बेचते बाद में। तो दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं। बोलने कौन कौन सी, डेटर्स और एडवांस। सिर्फ डेटर्स भी हो सकते हैं और सिर्फ एडवांस भी हो सकता है। नॉर्मली शायद आपको मेन डेटर्स अक्सर नजर आते हैं, लेकिन डेटर्स के साथ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह क्रेडिटर्स के साथ साथ, ये आपने कल देखी है अपनी जरा स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखना पेज नंबर 308 पे आकर। क्रेडिटर्स किधर थे, ट्रेड पेबल्स के नाम से किधर फिगर, ट्रेड पेबल्स की फिगर कहाँ है, लायबिलिटीज में, लेकिन साथ ही इधर एसेट्स देखें, एडवांस टू सप्लायर की फिगर भी। अब क्रेडिटर क्या होता है, चीजें खरीदनी है पैसे दिए नहीं, और एडवांस टू सप्लायर क्या होता है, पैसे दे दिए हैं चीजें अभी आनी है, तो ये लिंक्ड है आपस में। तो इनडायरेक्ट मेथड में 5 मेन चीज आनी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। लेकिन डेटर्स के साथ साथ एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो सकता है, और क्रेडिटर्स के साथ साथ एडवांस टू सप्लायर भी हो सकता है, और एक्सपेंसेस प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस को हमने बात इकट्ठी कर ली। मेरा जो इस वक्त फोकस है वो डायरेक्ट मेथड की तरफ है। तो दोबारा है पेज नंबर 106 पे, पेज नंबर 106 पे मेरा ख्याल है आप लोगों ने एक कंबाइंड लेजर में सब बनाया था। किसका बनाया था, प्रीपेड और एक्सपेंसेस पेबल को आपने इकट्ठा कर दिया था, और तब किया था जब हमें एक्सपेंस का ब्रेकअप नहीं मिला था, तो फिर पेमेंट निकालने के लिए हमने एक्सपेंस लिख के पेमेंट कंबाइन निकाल दी थी। बिल्कुल उसी तरह से अगर कभी हमें किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े, वंस अगेन डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, तो ये जरा बोर्ड पे देखें जो 2 लेजर्स बने नजर आ रहे हैं, कौन कौन से ये बने नजर आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में हमें सेल मिले और हमने रिसीट निकालनी, पेमेंट रहने यार, सेल से रिसीट निकलती, सेल की पेमेंट रहने ही दे, ऐसी सेल रहने ही दे, ये चीजें भी हमने देनी, पैसे भी हमने देने। सेल से रिसीट निकलेगी, परचेज की पेमेंट होगी। अगर हमें अपने क्वेश्चन में सेल नजर आए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख के एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी नजर आ जाए, और डेटर भी नजर आ जाए, मसलन अपना सवाल देखें पेज नंबर 308 पे, उंगली रखना आते जाते, पेज नंबर 308, सेल ढूंढे, किस मेथड में बहस कर रहा हूं, सेल की फिगर नजर आ रही, पिछला पेज पे, पिछले पेज पे कोई ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं, और सर जी आ रहे हैं सर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी नजर आ रहा है,
कहाँ नजर आ गया भाईजान? कौन सा सवाल नजर आ गया? एडवांस ऑफ सप्लायर इज अनदर नेम ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगर नजर आता तो कहाँ नजर आना था? लाइबिलिटीज में। तो मतलब मेरी इस बात का ये बना कि इस क्वेश्चन में जब आप मुझे अभी डायरेक्ट मेथड से वर्किंग करवाएंगे तो हम रिलैक्स होकर सिर्फ डेटर ही का लेजर बनाएंगे और कंबाइन बनाने की जरूरत नहीं है। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, सेल लिखेंगे और इंशाल्लाह रसीद निकाल देंगे। सेल मिली, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ कौन सा लेजर मिला? डेटर्स। अगर कौन सा भी मिल जाता तो अब सेल अगर इकट्ठी मिलती और दो लेजर मिल जाते तो दोनों लेजर्स में सेल आती है। देखें देखें आती, दोनों लेजर्स में सेल किधर आती है? डेबिट साइड पे। तो अगर क्या भी मिल जाता और क्या भी मिल जाता तो मैं क्या करता? अगर डेटर्स के साथ साथ एडवांस फ्रॉम कस्टमर मिल जाता और कंबाइंड सेल मिलती, अगर इस कंबाइंड सेल का ब्रेकअप मिल जाता तो हम अलग-अलग ही बनाते। लेकिन अगर ब्रेकअप ना मिले इस कंबाइंड सेल का तो हम कंबाइंड लेजर कैसे कर सकते हैं? सर मैं करने लगा सर, मैं मौका दो। इन दोनों इकट्ठा किया जा सकता है? किस किस को? एडवांस और डेटर मींस एडवांस फ्रॉम कस्टमर और डेटर मींस रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। ब्रॉट डाउन डेफिनेटली मैं किधर ही लिखूंगा? एडवांस के डेबिट साइड, एडवांस के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। मैंने पहले किसके लिख दिए होंगे? अगर ये लिखे तो मैंने रिसीवेबल के लिख दिए, एडवांस के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब दोनों लेजर्स में सेल किधर है? वो सेल क्रेडिट होती है, लेकिन ये सेल के लेजर्स नहीं बना रहे हैं, एडवांस और डेटर का लेजर बना रहे हैं। तो सेल कंबाइंड अगर हम लिख दें तो क्या अपोजिट साइड पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स निकाला जा सकता है? ये काम हम कब करेंगे? तो पेज नंबर 106 पे दबा दें। गुड एफर्ट सर जी, गुड एफर्ट। जो लोग दुनिया में काम कर रहे होते हैं लोग उस पर हंसते हैं, उनकी कदर लोगों को तब महसूस होती है जब वो दुनिया पे अपने नक्श छोड़ के चले जाते हैं। तो परेशान ना हो, ये दुनिया ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। ये दुनिया बस चाहती है कि वो लोग मिले जो हंसी मजाक हो। पढ़ने वाले लोग बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं। हर वो शख्स जो काम कर रहा हो वो आइसोलेट हो जाता है। तो इधर उधर मत देखो। अगर आप सही कर रहे हैं तो अल्लाह मालिक देखी जाएगी। लोगों के हंसने से अगर आप रुक गए तो इसका मतलब आप उन जैसे हो गए। तो ये लोग भी वैसे ही हंसे, इसलिए हंसे कि हमने भी बोला, ये भी बोला, हमारे जैसा निकला। बाकी बात मैंने वैसे ही की। ये पेज नंबर कौन सा देख रहे थे इसमें? पेज नंबर 106 पे पहले कौन से दो लेजर्स को इकट्ठा करके आप मेरे साथ बना चुके हैं? और मैंने यहाँ आपसे क्या गुजारिश की है कि कौन कौन सा लेजर भी इकट्ठा हो सकता है? पेज नंबर 113 पे एक मिनट है। यहाँ एक अनएड मेंटेनेंस इनकम नजर आई थी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी 4 में। अगर फर्ज करें एसेट्स में जाए, ऑपोजिट साइड एसेट्स में देखें, अगर यहाँ कोई मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल भी होता, क्या तो है और क्या भी होता? अनएर्न्ड मींस एडवांस तो है, एडवांस मेंटेनेंस इनकम तो है। अगर मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल भी होती, और नेक्स्ट पेज पे मत जाए, पेज नंबर 114, आखिरी पॉइंट नंबर 4, मेंटेनेंस इनकम नजर आई है हमें 8.2 मिलियन। मेंटेनेंस इनकम हमें नजर आई है 8.2 मिलियन। वापस पिछले पेज पे, अनएर्न्ड के साथ साथ अगर रिसीवेबल मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल का लेजर भी होता तो आप मुझे क्या करवाते? किस किस का कंबाइन करवा देते? अनएर्न्ड का और एडवांस का, बिल्कुल जिसी तरह से समझने। मैं इस वक्त एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्स के एंगल से, लेकिन ये कोई भी अगर इनकम है जो रिसीवेबल भी है और अनएर्न्ड भी है तो उसका लेजर इकट्ठा हो सकता है अगर हमें इनकम का ब्रेकअप ना मिले और हमने रिसीट निकाल दी। आई होप कि हम कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से पेज नंबर 308 पे वापस आए। एक तो है क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेबल्स, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है मेरा। क्रेडिटर्स का लेजर, चार चीजें तरतीब से बोलना।
ब्रॉट डाउन परचेजेस, पेमेंट और क्रेडिट डाउन, ठीक है। लेकिन समटाइम्स, अब ये क्रेडिटर्स का मतलब ये चीजें हमने खरीदनी है, पैसे देने हैं, लेकिन समटाइम्स ऑपोजिट भी हो जाता है। क्या? पैसे दे दिए हैं, चीजें अभी आनी है, तो एडवांस टू सप्लायर का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। लेकिन एडवांस टू सप्लायर अगर है तो फिर ये एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। तो ब्रॉट डाउन प्रीपेड है, आप अक्सर बोलते रहते हैं प्रीपेड है ये, लेकिन प्रीपेड फॉर गुड्स है। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसका मतलब एक्सपेंसेस का प्रीपेड है, मतलब रेंट प्रीपेड, किस चीज का प्रीपेड है? रेंट का। सैलरी प्रीपेड, सैलरी का प्रीपेड है। लेकिन एडवांस टू सप्लायर गुड्स का प्रीपेड, परचेजेस का प्रीपेड है, परचेजेस के पैसे पहले दे देंगे, इसके अगेंस्ट सब गुड्स आनी है। क्या हो गया है, क्या रह गया? पेमेंट हो गई है, चीजें अभी आनी है। अगर आप एडवांस में पेमेंट करें किसी सप्लायर को तो एंट्री बोलोगे, एडवांस टू सप्लायर डेबिट, कैश क्रेडिट। बताएं इस लेजर में फिगर आएगी किस तरफ? और पेमेंट हो रही है, डेबिट साइड पे नहीं आएगी, डेबिट साइड पे आएगी। पेमेंट करने से एसेट बढ़ा, हाँ यकीनन कैश अपने लेजर में कम हुआ। अब अगर गुड्स आ जाए, आपकी इस पेमेंट के अगेंस्ट आपको गुड्स बाद में मिल जाए, तो आप क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस डेबिट, एडवांस क्रेडिट। परचेजेस अपने लेजर में डेबिट साइड पे आएंगी, और एडवांस के लेजर में भी डेबिट साइड पे नहीं आएंगी, क्रेडिट साइड पे आएंगी। इस रेफरेंस से किस तरह फिगर आ जाएगी? परचेजेस के रेफरेंस से क्रेडिट साइड पे फिगर आने का मतलब गुड्स आने से एसेट ऑफ प्रीपेड खत्म हो गया या कम हो गया, पैसे देने से एडवांस वाला एसेट बढ़ गया, और चीजें आने से एडवांस वाला एसेट कम हो गया। ठीक है सर, तो दोनों लेजर्स का दोबारा इकट्ठा देखें, क्या इनमें कोई डिसिमिलरिटी है? सर कोई डिसिमिलरिटी है? ये लायबिलिटी अकाउंट है, एसेट अकाउंट, इतना बड़ा फर्क है सर। क्रेडिटर लायबिलिटीज में होगा, एडवांस एसेट्स में होगा, इतनी बड़ी डिसिमिलरिटी। ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन, क्रेडिट बैलेंसेस हैं, डेबिट बैलेंसेस हैं, डिसिमिलरिटी है। क्या कुछ सिमिलरिटी है? क्या? पेमेंट क्रेडिट डेबिट साइड पे है और परचेजेस क्रेडिट साइड पे। अगर इनडायरेक्ट मेथड से वर्किंग करनी हो तो आप कल कर चुके हैं, अपना आंसर देखें, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वहां किसी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स भी कहाँ है और एडवांस भी कहाँ है, इंक्रीज डिक्रीज में, वो रिलैक्स हो गए हैं, वहां किसी इकट्ठी वर्किंग की जरूरत नहीं है, अलग-अलग वर्किंग हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ चेंज लेना है, चेंज लेना है। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड से वर्किंग कर रहे हो तो पेज नंबर 309 पे एक मिनट आए, पेज नंबर 309 पे आपको मिल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मिल रही है? सर जी मिल रही है सर। डेफिनेटली पहले आप इस कॉस्ट ऑफ सेल को पिछला पेज देखें, स्टॉक के लेजर में लेके जाएंगे और क्या निकाल लेंगे? परचेजेस निकाल। फिर अब अगर परचेजेस आ गई, नहीं और परचेजेस का ब्रेकअप नहीं कि परचेजेस क्रेडिटर के लेजर में कितनी आनी है, एडवांस के लेजर में कितनी जानी है, अगर तो मिल गया तो फिर क्या करेंगे? जितना जितना जहां जहां जाना चला जाएगा। लेकिन अगर परचेजेस मिली और उनका ब्रेकअप बिटवीन क्रेडिटर एंड एडवांस टू सप्लायर ना मिला, तो किन किन लेजर्स को इकट्ठा कर लेंगे? क्रेडिटर्स और, क्यों इकट्ठा किया जा सकता है इन्हें? क्योंकि इनमें सिमिलरिटी है, लायबिलिटीज तो है, एसेट है, लेकिन सिमिलरिटी ये है कि परचेजेस दोनों में क्रेडिट साइड भी आनी है और कंबाइंड पेमेंट डेबिट साइड से निकाली जा सकती है। तो कौन सा लेजर भी क्यों इकट्ठा हो सकता है? क्या ये वाला हमें इस सवाल में इकट्ठा करना पड़ेगा जब आप मुझे डायरेक्ट मेथड से करवाएंगे? क्यों इकट्ठा करना पड़ेगा? स्टॉक से परचेजेस आ जाएंगी, लेकिन और पर्सन में इंफॉर्मेशन नहीं कि इस परचेज ने कितना कितना किधर जाना, तो देयरफॉर हम लेजर एक कंबाइन बना लेंगे। कैसे? ब्रॉट डाउन्स प्रीपेड के वैसे ही आएंगे, ब्रॉट डाउन्स क्रेडिट डाउन्स लायबिलिटी के वैसे ही आएंगे जैसे आने हैं। परचेजेस इकट्ठी ही कहाँ लिख लेंगे? और परचेज डेबिट होती है, ये भी तो उसी का लेजर है, ये किसका लेजर है?
ये लायबिलिटी और एडवांस का लेजर है, लायबिलिटी और एसेट का लेजर है, ये तो परचेजेस का लेजर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम पेमेंट निकाल लेंगे डेबिट साइड से। तो यहाँ 3 चीजें हो गई, पेज नंबर 106 पे है, प्रीपेड और पेबल। प्रीपेड और अक्रूड एक्सपेंसेस का लेजर भी कंबाइन बन सकता है टू फाइंड आउट द टोटल पेमेंट एक्सपेंस लिख के। इसी तरह से एडवांस फ्रॉम कस्टमर और डेटर्स का भी कंबाइन हो सकता है, और फाइनल बोले किस किस का भी हो सकता है, क्रेडिटर्स और एडवांस और सप्लायर्स। अब आप इस तरह करें, मेरा ख्याल है कि पेज नंबर 105 पे, पेज नंबर 105 का पिछला जो सफा है शायद अभी तक कुछ खाली है, अगर तो खाली है तो बेस्ट वही जगह है, और अगर वो खाली ना हो तो फिर बेस्ट जगह मेरे ख्याल 106 पेज वो है जहाँ पे आपने वो दूसरा एक लेजर बनाया था, अगर उधर जगह मिल जाए। मेरा ख्याल है पेज नंबर 105 का पिछला पेज ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे पहले कि आप लिखें, मेरी बात आखिरी दफा इधर फाइनल सुन लो। अगर हो इंडायरेक्ट मेथड, नहीं अगर इंडायरेक्ट मेथड है तो 5 चीजें मेन है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, डेटर्स, क्रेडिटर, प्रीपेड, पेबल। लेकिन डेटर्स की एक और वेरिएशन एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से हो सकती है, और क्रेडिटर्स की वेरिएशन एडवांस टू सप्लायर के नाम से हो सकती है। मेरा ख्याल है 5 चीजें में रखें, वैसे 4 भी रखी जा सकती हैं अगर हम हिम्मत करें। डेटर, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड अब ये भी 2 है, प्रीपेड एंड पेबल। लेकिन चले 5 वाला आई होप कि याद हो गए। तो डेटर्स के साथ कौन सा लगा लें, जहन में लगा लें एडवांस, और क्रेडिटर्स के साथ कौन सा लगा लें, एडवांस टू सप्लायर। मैंने जो बहस की आपके साथ, ये मैंने डायरेक्ट मेथड के एंगल से की है, जिसमें हमें रसीद निकालनी होती है, पेमेंट निकालनी होती है डेटर्स क्रेडिटर्स से। तो समटाइम डेटर्स के साथ अगर एडवांस है और क्रेडिटर्स के साथ अगर एडवांस टू सप्लायर है, तो इनको भी इकट्ठा करना पड़ सकता है। आप नोट कर लें, मेरा ख्याल है कि पहले अलग अलग भी बनाए और फिर इकट्ठा बनाए, रादर देन किसी इकट्ठा बना लें। खुली जगह ढूंढेगी, अगर वहां नहीं जगह तो रजिस्टर रहने दें, रजिस्टर पर बाद में कहाँ नजर पड़नी है, या फिर पेज नंबर 308 के नीचे बनाए, किसी ऐसी जगह बनाए जहां सवाल करें तो दोबारा नजर आएगा। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, स्पीड अप हो जाए जी। ऑनलाइन सारे समझ आ गई, जल्दी हो जाए प्लीज, 2 क्वेश्चन खत्म करो। असल में हमें डायरेक्ट मेथड में अगर आप सोचें तो डायरेक्ट मेथड में रिसीट चाहिए होती है, तो उस सेल लिखने का मसला है। तो सेल लिखने का मसला किस मेथड में है ही नहीं, इनडायरेक्ट में हमें रिसीट निकालनी नहीं है, वो तो इनडायरेक्टली रिसीट बननी है। और इसी तरह पेमेंट टू सप्लायर, ये भी डायरेक्ट मेथड में आता है, इनडायरेक्ट मेथड में तो हमने इंक्रीज डिक्रीज लिखना है। रेफरेंसेस जब आप लिख रहे होंगे तो कैंडी एंट्री सुनाए अपने आप को, ये देख के ऐसे सेल लिख लिया, डैश लगा दिया, कैश का लिखा, डैश लगा दिया, बीडी लिखा, सीडी लिखा, डैश डैश डैश, इतने डैश हो गए। रेफरेंसेस देख के एंट्रीज बोलने, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, इसी में फंसे रहते हैं। जो लिखा नजर आता है लगता है यही कि वही डेबिट क्रेडिट हो रहा है। ये अगर नोट कर लेंगे तो मैंने दूसरा दिखाना, जिन्होंने 2 बना लिए हैं तीसरा खुद इकट्ठा करें, अगर नहीं बनाया अभी तक तो तीसरा देख के ना बनाए, तीसरा खुद इकट्ठा करें। कौन सा तीसरा जो मतलब कंबाइन है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया क्रेडिटर का लेजर खुद बनाए। 4 चीजें देख के सोच के क्रेडिटर का
कोई नहीं, पानी पी ले सर, क्या हो गया, मौलाना नेकी कमा रहा है। कंप्लीटेड है सर? ERC किया है सबने? ये एग्जाम है। ये जो मैंने कंबाइन एक लेजर बनाया, कभी वहां भी बनाया, कभी अपने वर्ड सुना, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, लगता है अकाउंटिंग बदल गई है। नहीं, मेरे से तो सुन ली है, ब्रैकेट में लिखा है करेक्ट वर्ड। चैप्टर नंबर 2 मेजोरिटी को एग्जाम था, तो कोई मसला नहीं, एक वर्ड लिखा था। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट वैसे ही वर्ड्स लिख लें। अगर मैं कभी ये बोलूं तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस किस का इकट्ठा लेजर, क्रेडिटर और एडवांस फ्रॉम या टू कस्टमर या सप्लायर, और इसी तरह जो डेटर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का इकट्ठा किए, इसके साथ लिखें डेटर्स कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। डे बुक्स वर्ड सुना कभी आपने? वो भी एग्जाम था। सेल्स डे बुक वर्ड सुना कभी? लगता है आपसे अकाउंटिंग क्लास में नहीं पढ़नी कभी, तो माशाल्लाह आपने काफी सुना होगा। ये सर हम क्या करने थे, लगे थे रजिस्टर करने, स्पीड अप हो जाएंगे प्लीज। क्या करने लगे थे, रजिस्टर देखे, हेडिंग बनाई है हमने, कौन से सवाल को करने लगे थे, पेज नंबर कौन सा है, 308 है, सब जहां भी है रुक जाए। डायरेक्ट मेथड जहन में लाएं, मेरा ख्याल इसका मुश्किल है जहन में लाना। रजिस्टर में पीछे चले जाए, मुझे पूरा ये सॉल्व करो ना, आपने देख के कुछ भी नहीं लिखना, बाद में आराम से वैसे लिख लेंगे जैसे अभी लिखा। अपने रजिस्टर में यूनिवर्सल क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी बार बार देख रहे थे, इसका आंसर ढूंढना जरा। इंटरनेशनल क्या नाम है ये, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आप पेज नंबर 113 पे देखा। नहीं यूनिवर्सल डायरेक्ट मेथड से करो, यूनिवर्सल लिमिटेड, इसका आंसर सामने रखना, किस मेथड से ये क्वेश्चन किया हुआ। डायरेक्ट मेथड में पहली हेडिंग क्या होती है? वंस अगेन लगता है क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम बना रहे हैं, वो तो पर हमने लिख लिया, बनाना ही सिर्फ क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड में पहली हेडिंग क्या है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। अभी आपके सामने आंसर रहना चाहिए यूनिवर्सल लिमिटेड का रजिस्टर्ड में, और क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए पेज नंबर 308, और कैलकुलेटर की बस जरूरत है, फिगर्स मुझे पहले लिखवानी है सारी। अगर मैं एक दफा फिर दोबारा सुन लें, यहाँ से ऑनवर्ड्स प्लीज हर क्वेश्चन आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। गलतियां होंगी, होती रहे, इंशाल्लाह मिलजुल कर करते रहेंगे, लेकिन अब ये गलतियां कम से कम फॉर्मेट की और फिगर्स के हवाले से पिक नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तरीका इसका ये होता है, पेज नंबर 309, डायरेक्ट मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरतीब नहीं छोड़नी। कौन सी फिगर नजर आई? और प्लीज भाईजान कौन सी फिगर नजर आ गई है? बिलीव योर आईज। सेल, अब क्या करें, नजर ही सेल आ रही, बार बार देखी जा रहे हैं तो पहली फिगर ही नजर आ रही। अब मेरे वर्ड्स यहाँ से ऑनवर्ड्स गौर से सुनने हैं, नोट करना, मैं क्या करूँ, अपने जहन में नोट करें। मुझे नजर आई है सेल, अब मैं देखने लगा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखें जी आप, कोई ऐसा लेजर नजर आता है जिसका सेल से रिलेशनशिप हो? कौन कौन सा? दो दफा कौन कौन सा क्यों बोला मैंने? डेटर्स तो मिल गए हैं, कौन सा भी हो सकता था लेकिन नहीं है, तो देयरफॉर मैंने रिलैक्स होके ट्रेड रिसीवर्स के नाम से बस लेजर खोल लिया। अच्छा, अगर फर्क करें, ये ट्रेड रिसीवर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी ना होता,
तो क्या ये पूरी सेल रसीद भी होती? फिर मैं ये एज इट इज सेल रसीद बन देता। लेकिन अगर किसका ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया है तो क्या क्या हो जाएगा? अब सेल और रसीद डिफरेंट हो जाएगी। एडवांस का लेजर नहीं है, वरना मैं कंबाइन बनाता है यहाँ, क्योंकि सेल का ब्रेकअप नहीं। ये आप ब्रॉट डाउन डेटर्स लिखवा 204 177। अब यकीनन नहीं, एक सेकंड, अब यकीनन डेटर का लेजर जरा ज़हन में लाएं। 4 मेन चीजें तो हमें पता है, ब्रॉट डाउन, सेल, रसीट और क्लोजिंग, वरना बैड डेट्स भी हो सकते हैं। अपना यूनिवर्सल का आंसर देते हैं। एक पेज रजिस्टर में, यूनिवर्सल में, आप रजिस्टर में यूनिवर्सल के अलावा कहीं भी नहीं है। यूनिवर्सल के लेजर में जाए, लेटर के लेजर में जाए, वहां यकीनन बैड डेट्स भी लिखे नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, 4 जहन में रख लें मेन, बाकी डेफिनेटली हो सकती हैं। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में वापस आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सवाल में कोई बैड डेट्स, कोई सेल रिटर्न्स, कोई इस तरह की कोई चीज अवेलेबल ना होने की वजह से हमने सिर्फ क्या करना है, रिलैक्स होके क्या लिखना है, सेल। कितनी फिगर है जी सेल? आपको ये कैसे पता चला ये सारी क्रेडिट सेल है? यूनिवर्सल देखें, दोबारा यूनिवर्सल देखें, यूनिवर्सल का डेटा का लेजर देखें, वहां तो आपने 60% शायद दिया था, वहां पता था 40% कैश सेल थी, 60 वो था। अगर यहाँ भी कोई ब्रेकअप ऐसा मिल जाता तो अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कर लेते। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सारी सेल भी और सारी परचेज भी क्रेडिट पे ही होगी, इट इज अज्यूम्ड। कैलकुलेटर पकड़ो। 787 क्या आ गया? 784 क्या आ गया? रिसीट फ्रॉम कस्टमर, और कुछ भी नहीं था। हमने लेजर बैलेंस किया तो डबल एंट्री बन गई, कैश डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट, और जो कैश डेबिट हुआ वो हमारी कैश फ्लो के अंदर आ गया। हम कब लिखेंगे ये कोई साइंस नहीं है, हम आराम से लिख लेंगे। सेकंड हेडिंग बताएंगे यूनिवर्सल देख के, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स के बाद क्या होती है? पेमेंट टू सप्लायर्स। मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप अपना जहन लड़ाएं जरा। पेमेंट टू सप्लायर, ना इसलिए ये नहीं सही। पेमेंट टू सप्लायर की अमाउंट किस लेजर से निकलेगी? क्रेडिटर से निकलेगी, क्रेडिटर से निकलेगी। लेकिन क्रेडिटर में परचेज चाहिए होगी, तो स्टॉक के लेजर में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि परचेज अवेलेबल नहीं है। वरना पेमेंट कहां से निकलनी है? क्रेडिटर से या एडवांस टू सप्लायर से। लेकिन हमें परचेज अगर नहीं मिल रही तो मजबूरन किस लेजर को बनाना पड़ रहा है? स्टॉक का, ताकि हम परचेज निकाल सकें। तो स्टॉक में से कोई पेमेंट नहीं निकलनी, परचेजेस निकलनी। तो अब दोबारा अपने प्रॉफिट लॉस में 309 क्या नजर आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल। पिछले पेज पे जाएं, स्टॉक नजर आ रहा है सर? स्टॉक नजर आ रहा है सर? कहाँ नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तो इन्वेंट्री नजर आ रही है, इन्वेंट्री नजर आ रही है। तो इन्वेंट्री स्टॉक ही को कहते हैं। अगर ये स्टॉक नजर ना आता तो फिर जितनी चीजें बिकी हैं उतनी खरीदी होंगी, जितनी चीजें बिकी हैं उतनी ही खरीदी होंगी। लेकिन क्या परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट फिगर होगी? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है। ये ब्रॉट डाउन स्टॉक 245 274, कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। लेकिन रिलैक्स हो जाए, एक सेकंड करो, यकीनन आपने मेरे सही फिगर बताई है। लेकिन यूनिवर्सल में जाए, यूनिवर्सल में स्टॉक का लेजर जहन में लाए। पेज नंबर 114 पे सवाल ढूंढे। हम थक गए हैं, हम थक गए हैं। अभी कोई नहीं थके, अभी तो यही कुछ नहीं आज, अभी तो सुनी जा रहे हैं। आज तो लिखा ही कुछ नहीं अभी तक। पेज 114 114 स्टॉक का लेजर देखें आंसर में। कॉस्ट ऑफ सेल में से कुछ माइनस हो रहा है। इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैंसिल करने का तरीका ऐड लेस करें प्रॉफिट के अंदर, और डायरेक्ट मेथड में भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैंसिल होता है। लेकिन कैसे? जिस खर्चे में जितनी जितनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है वो वहां वहां एडजस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ सेल में सवाल देख के बताएं,
क्या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डेप्रिसिएशन मौजूद थी? कितने परसेंट यार? 70%। तो 70% वहां से माइनस की थी, नीचे है नीचे है नीचे है नीचे 80%, 70 थी मेरा ख्याल, नीचे है नीचे है नीचे, सवाल के आंसर में नीचे, वर्किंग्स में नीचे। एक अक्रूड एक्सपेंसेस का लेजर है, अक्रूड लायबिलिटीज के नाम से, बाकी 30% खर्चा वहां से डेप्रिसिएशन का माइनस किया था, वहां से दो चीजें और भी माइनस की थी। ढूंढे ढूंढे जरा ये क्या होंगी, फिगर्स इधर उधर ढूंढे कहीं। बैड डेट्स भी थे और अलाउंस वाले, एक रिटर्न ऑफ भी थे और अलाउंस वाले भी थे। तो क्या खर्चों के अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है? तो इन डायरेक्ट मेथड में वर्किंग करते हुए एक्सपेंसेस में से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस निकाल के अपनी वर्किंग करेंगे। डन है सर? डन है सर? अब आ जाए पेज नंबर 309 पर। अब हमारे सवाल में कोई डेप्रिसिएशन है? यस सर, गिवन तो नहीं थी, लेकिन आपने अपने हाथों पे यकीन करें। अब जरा पेज नंबर 308 वाला जो सवाल है जो कल आपने किया था, इसके आंसर में ढूंढने को डेप्रिसिएशन है 78 ढूंढे यार, कहां से आई थी ढूंढ के बताएं, कहां से क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन पुकार रहा है, प्लीज उसकी पुकार सुने। कहां से फिगर आई थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से एक बैलेंसिंग फिगर निकली थी डेप्रिसिएशन की, बल्कि सर क्या ये डेप्रिसिएशन फुल कंसिडरेशन, क्या ये डेप्रिसिएशन 78 प्रॉफिट एंड लॉस में आई होगी? आई होगी सर, इसलिए तो एड बैक की है। लेकिन अब अगला मसला सुने, क्या ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मौजूद है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मौजूद है? सवाल में बताया नहीं है। पेज 41-14 को दोबारा दो, एकदम जज्बाती नहीं हो। क्या वहां बताया था कितनी कितनी कहां कहां है? तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकती है अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, और ट्रेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी हो सकती है। तो अगर तो ब्रेकअप दिया हो जिस तरह 70-30 दिया हुआ था, तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन मसला क्या निकला? डेप्रिसिएशन तो है, आए वापस 308, डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी है, लेकिन इसका क्या नहीं मिल रहा, किस में कि ये खर्चा किस में डिवाइड हुआ हुआ, कितना कितना, कहां में से हो सकता है? मतलब सेल में भी हो सकता है, ऑपरेटिंग में भी हो सकता है, लेकिन कितना कितना किस में अगर है ये बताया ना हो, तो मेरा ख्याल आप लोग नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय डेप्रिसिएशन आप कहां अज्यूम करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये जहां 78 आपने लेजर में लिखा है, कहीं ढूंढने अपने आंसर में, कल वाला आंसर ढूंढने, वहां पे एक छोटा सेंटेंस लिखा था जहां ये 78 आपके आंसर में आया था, किस जगह आंसर में, वर्किंग्स में, इसके साथ छोटा सा कहीं लिखने की कोशिश करें जरा, इफ नो इन्फॉर्मेशन देन अज्यूम। अच्छा, ये जो मसला इस वक्त उठा है ये किस मेथड में नहीं है? इनडायरेक्ट मेथड में जहां भी हो हमने तो ऐड बैक करके कैंसिल कर देना। कॉस्ट ऑफ सेल में होगी वहां ठीक है, ऑपरेटिंग में होगी वहां ठीक है, जो भी है ये मसला वहां। लेकिन ये मसला एग्जैक्टली सर कब उठाएगा? डायरेक्ट मेथड में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कॉस्ट ऑफ सेल में है या ऑपरेटिंग में है। इफ नो इन्फॉर्मेशन देन मेरा ख्याल आप नॉर्मली अज्यूम करें, देन अज्यूम depreciation is in operating expenses. अगर क्वेश्चन में बता दे तो आप क्या करेंगे? जहां जहां जितनी जितनी होगी वहां वहां उतनी उतनी माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो डेप्रिसिएशन कहाँ? अच्छा, बैड डेट्स कहाँ? नहीं, डेटर्स के अकाउंट में तो होते हैं, एक्सपेंसेस में कहाँ? बैड डेट्स वैसे कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं होते, वो तो होते ही ऑपरेटिंग में। बैड डेट्स चाहे रिटर्न ऑफ हो, बैड डेट्स चाहे अलाउंस वाले हो, और थोड़े से बड़े होने की कोशिश करें जरा, एक दो एग्जांपल्स और दें। इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ? वो भी ऑपरेटिंग में होगा। बोनस शेयर्स कहाँ? वो प्रॉफिट लॉस में होंगे ही नहीं, तो जज्बाती भी नहीं होना। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, वही होगा जहां होता है। तो अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है तो डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी जितनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बाकी फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन लॉस हो, वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। रिवैल्यूएशन लॉस अगर प्रॉफिट लॉस में आया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा। तो डेप्रिसिएशन हो सकती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बाकी चीजें अगर नॉन कैश हैं तो वो
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही होंगी। बिफोर टैक्स से पहले तो नहीं आता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो नहीं होगा, तो प्रेजेंट होके पहुंच जाएगा, खर्चों के अंदर तो नहीं है। ये कंक्लूड करें जी सारी बहस को, पेज नंबर 309 कॉस्ट ऑफ सेल मिली है कितनी यार? क्या इसमें इस सवाल के मुताबिक कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं? वो है तो सही, डेप्रिसिएशन है तो सही, लेकिन क्या नहीं पता चला कि इसमें कितनी है। देयरफॉर हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि सारी ऑपरेटिंग में ही होगी। क्या मुझे वो ऑपरेटिंग की वर्किंग करते हुए याद करवा देंगे या फिलहाल मेरे कैलकुलेटर पे क्या निकलवा देंगे? क्या निकलवा देंगे? निकाल दें 514 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं जी साहब। व्हाट इज 514? कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? टोटल परचेज, नो कैश नो क्रेडिट, कम ऑन। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल परचेज। आई टोटल है, लेकिन सवाल में किसका ब्रेकअप नहीं है। इस टोटल का कैश और क्रेडिट में ब्रेकअप नहीं है। देयरफॉर क्या अज्यूम हो गया कि यही टोटल क्रेडिट पे होगी। सही वर्ड ध्यान रखिएगा प्लीज। स्टॉक के लेजर में कौन सी परचेज? टोटल मींस कैश भी और क्रेडिट भी, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो यही टोटल परचेज क्रेडिट परचेज बन गई है। अब ये क्रेडिट परचेज मैंने बना दी है, यहां तक क्लियर है सारे? अब क्या करूं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, कौन सा पेज? 308 आगे सारे। परचेज वर्ड ध्यान में रखें, बोल देंगे दोबारा परचेज। परचेज वर्ड ध्यान में रख के जरा ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ने की कोशिश करें। क्या परचेज का ताल्लुक किसी लेजर से है? ट्रेड पेएबल्स के साथ भी होता है और एडवांस टू सप्लायर भी मिल गया है। अगर ये दोनों ही ना मिलते तो फिर ये जितनी परचेज आई है यही पेमेंट भी होगी, और अगर दोनों ही मिल गए हैं तो अब मुझे मजबूरन इकट्ठा क्यों करना पड़ रहा है? बताइए 514 में से क्रेडिटर के लेजर में कितना जाना है और क्रेडिटर्स के साथ साथ एडवांस के लेजर में कितना जाना? अगर ये मिल जाता फिर भी मैं अलग बना लेता। आफ्टर ऑल वह सब मैं क्या करने लगा हूँ, किस किस को क्यों कंबाइन करने लगा? गुड एफर्ट स्टार्ट आपने किया, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट सही नहीं हो सका। दोबारा क्यों, किस किस को क्यों इकट्ठा करने लगा? क्योंकि मुझे परचेजेस का ब्रेकअप इनटू क्रेडिटर्स एंड इनटू एडवांस नजर नहीं आ रहा। देयरफॉर मैं अपनी आसानी के लिए इसे इकट्ठा लिखने लगा हूं। ब्रॉड डाउन क्रेडिटर्स की फिगर बताएं, कहां से बताएं? हम कहां से बताएं? सवाल से देख के बतानी थी यार। 130 कैरी डाउन बताएं। 1 बात आपकी बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं। कुछ वो मसले भी एज इट इज यहाँ रहेंगे। बल्कि आप अपना कल वाला लेजर ढूंढना, जरा अपना ट्रेड पेपर्स का बनाया था कल वाला अपना लेजर आपने बनाया था इसी सवाल में, जब इंक्रीज डिक्रीज निकाला था। नहीं 180 ठीक था, लेकिन 180 में कोई आपने एडजस्टमेंट की थी? क्यों की थी? अलग करने के लिए। तो वो सारी चीजें अपनी जगह एज इट इज है, वो सारी चीजें एज इट इज अपनी जगह मौजूद है। किस लेजर को अलग ही होना था? ट्रेड पेबल्स को और पेबल फॉर कौन सा था ये 14? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जो मिक्स हुआ था इसमें तो अलग होना ही था, याद आ रहा है? तो क्या 166 फाइनली पेबल फॉर गुड्स है? गुड्स का पेबल 166 है, 180 क्या था? गुड्स का भी है और वर्क इन प्रोसेस का भी था, तो हम यहाँ गुड्स की पेमेंट निकालने लगे। एनी कंफ्यूजन? ये ब्रॉड डाउन एडवांस बताए 60, इसमें तो नहीं वो मसला था। देखें वर्किंग देखें। ओके सर, अब मैंने किस किस को इकट्ठा कर दिया? अब परचेज ढूंढने कितनी है? 514। अब ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बताएं अब ये परचेज किस लेजर में कहाँ लिख लूं? कंबाइंड लेजर में क्रेडिट साइड पे परचेज मैंने लिख दी। परचेज तो डेबिट होती है,
कैलकुलेटर पकड़े। आखिरकार आपने मुझे क्या निकाल दिया? 496 का नाम बोल दें। पेमेंट टू सप्लायर पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई नेगेटिव? पेमेंट हो रही है 496। समझे सर? दोबारा आ जाए पेज नंबर 309। मैंने किस किस का इफेक्ट डायरेक्ट मेथड में ले लिया है? सेल से रिसीट बना ली है, कॉस्ट ऑफ सेल से फाइनली पेमेंट निकाल ली है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होने दोबारा। कौन है यूनिवर्सल? कहाँ है यूनिवर्सल? हमारे रजिस्टर में क्यों नजर नहीं आ रहा? थर्ड हेडिंग बताएं। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। पेज नंबर 309 देखें। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करूं डायरेक्ट मेथड में? कुछ भी नहीं का मतलब इग्नोर करें यार। अब नजर आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने नजर आए? 310। अब आपको पता मैंने आपसे सवाल क्या पूछना? नहीं, एक थोड़ा सा जल्दी हुआ, एक और पहले मैंने पूछना। 310 मैंने एक्सपेंसेस देखा। अब मैंने आपसे क्या सवाल पूछना? एक तो ठीक है, चले ठीक है, तरतीब अगर आगे पीछे उससे मुश्किल नहीं है, भाई ने सही कहा। अब मैंने आपसे एक तो डेप्रिसिएशन का पूछना, लेकिन एक सेकंड, डेप्रिसिएशन जहन से निकालना। कुछ और पूछना मैंने आपसे। किस पेज पे अब मैंने आपको लेके जाना? नहीं, 106 पे नहीं आप लेके जाना, 308 पे लेके जाऊंगा। 308 पे जाके क्या कहूंगा आपसे कि क्या इन एक्सपेंसेस का कोई रिलेशनशिप है किसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड से? लेकिन जब सेल मिली थी तो मैं आपको कहाँ लेके गया था कि कोई हेड है जिससे रिलेशनशिप है? आपने क्या बताया था? डेटर। फिर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल मिली, आप मुझे कहाँ लेके गए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहाँ लेके गए? स्टॉक। फिर वहां से जब आपने मुझे परचेज बनवा दी, फिर मैंने आपसे क्या पूछा? परचेज का कोई रिलेशनशिप है किससे? एक्सपेंसेस और इनकम देख के मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर देख ही रहा हूँ कि क्या इनसे रिलेटेड कोई लेजर्स हैं जिनका रिलेशनशिप बनता है। तो मुझे एक्सपेंसेस मिले हैं, एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी नहीं, मुझे एक्सपेंसेस मिले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इन डेप्रिसिएशन तो अब इसमें नॉन कैश है, उसको तो निकालना ही है। लेकिन क्या कोई ऐसा लेजर भी है जिसका इन एक्सपेंसेस से कोई रिलेशनशिप है? किस नाम से है? प्रीपेड भी तो है। नहीं है, नहीं है, सही देख रहे हैं आप, नहीं है, नहीं है। प्रीपेड नहीं है, वो तो प्रीपेड सप्लायर का था, बात खत्म हो गई। वो तो सप्लायर का था, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। अगर वो भी होते तो आप मुझे क्या मजबूर कर देते कि मुझे कंबाइन बनाना? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंबाइन बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि सिर्फ कौन सा ही लेजर है? एक्रूड एक्सपेंसेस। अगर फर्ज करें, रिलैक्स रह के सुने, एक्रूड एक्सपेंसेस भी ना होते, ये 310 में से डेप्रिसिएशन तो फिर भी निकालते, लेकिन डेप्रिसिएशन निकाल के जो खर्चा बनता वो पेमेंट भी होता। दोनों होते लेजर से इकट्ठा कर देता, दोनों ही ना होते तो एक्सपेंस ही पेमेंट होती आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। और अगर कोई बैड डेट्स होते, इम्पेयरमेंट होते, जो जो होता वो निकाल 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 के जो रिमेनिंग खर्चा कैश वाला बच जाता, तो फिर हमारा पेमेंट होना था। ठीक है सर? बहरहाल मैंने इस वक्त प्रीपेड इकट्ठा क्यों नहीं किया? है ही नहीं, है ही नहीं। ब्रॉड डाउन बताएं। 43 कैरी डाउन बताएं। 48 डन है सर? कंसंट्रेट कीजिएगा फुल जरा। अगर इन अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर फॉर एग्जांपल कोई अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस होते, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस होते, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है? तो वो हमने लेजर अलग बना ही लेना था। जब भी हम लेजर्स बना रहे होंगे तो एक चीज अगर मिक्स हुई हुई है किसी में, तो उसको तो हमने अलग करना ही है, चाहे कौन सा मेथड हो, चाहे कौन सा मेथड हो। तो वो बातें क्योंकि कल हो गई हैं, इसलिए मैं उस पर जरा फोकस नहीं कर रहा। हमारे इस क्वेश्चन में जरा ढूंढे जरा नेक्स्ट पेज पे, ये क्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, ये वर्ड अभी तक आपके ज़हन में नहीं सेट हुआ, ये होता क्या क्रूड फाइनेंशियल चार्जेस? इंटरेस्ट पेएबल। पॉइंट नंबर बताएं, ये है कोई इंटरेस्ट पेएबल? नेक्स्ट पेज पे हमारे इस सवाल में अक्रूड इंटरेस्ट कहां था? कहां था? कहां था? पॉइंट नंबर 5 ना कहीं कहां था? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में
तो वहां से निकाल देंगे, निकालना था। लेकिन अगर वो कहता है कि ये अक्रूड इंटरेस्ट जो है अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर मौजूद है, तो वो तो हमने लेजर अलहदा किया होता है, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट से हमने अलहदा इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है, और अक्रूड एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट अदरवाइज अलहदा निकालनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट कि मैं इस वक्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बजाय डायरेक्ट से वर्किंग करना चाह रहा हूँ। डन सर? अब मेरे एक्सपेंसेस लिखवाने हैं आपने। एक्सपेंसेस कितने नजर आ रहे हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं? स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में नजर आ रहे हैं। रीड 10 एज इट इज क्यों ना लिखूं? अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं तो मौजूद है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन? डेप्रिसिएशन 78। सवाल आप देखें कोई बैड डेट्स हैं इसमें? इस सवाल में ढूंढ लेना, ना बैड डेट्स है, ना कोई अलाउंस था, ना कोई और इम्पेयरमेंट है, ना कोई रिवैल्यूएशन लॉस है। अगर वो सब कुछ होता तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर कर करके जो बैलेंसिंग फिगर आनी थी वो हमने लिख लेनी थी। डायरेक्ट मेथड में भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैंसिल होती हैं और इनडायरेक्ट में भी कैंसिल होती हैं। इनडायरेक्ट में तरीका क्या है? इनडायरेक्ट में तरीका क्या है? प्रॉफिट लिख लें, प्रॉफिट में एड लेस करके कैंसिल करें जब प्रॉफिट के अंदर फिगर्स हैं। और डायरेक्ट में तरीका क्या है? जिधर जिधर कॉस्ट ऑफ सेल में कोई नॉन कैश है वहां उसको लिखने से पहले अपनी वर्किंग्स में एडजस्ट करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है तो वहां से एडजस्ट करें। आई होप कि हम कर लिया करेंगे। एक्सपेंस लिखवाएं 232 एंड फाइनली पेमेंट बता दें। सॉल्व करना अलाउड है यार, सॉरी मैं बताना भूल गया, कैलकुलेटर अलाउड था इस गेम में, कैलकुलेटर अलाउड था, सॉरी यार। क्या आंसर आया? 227 रिसीट आ गई। वो एक ही बात होती है, हर किसी तरह की फजूल बात किसी की नहीं माननी, चाहे जितने मर्जी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, कैलकुलेटर उठाएं, बल्कि सॉरी एक सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें जरा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे भी गेन आ रहा है। डायरेक्ट मेथड में गेन का क्या करूं? वो लेस होना है, कल किया, चेक कर ले, लेस होना है भाईजान, लेस होना है। लॉस बिफोर इंटरेस्ट का क्या करूं? लॉस बिफोर इंटरेस्ट का क्या करूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करूं? यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ, लेजर तो बन जाएंगे जो बनने। इस कैश फ्लो में इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करूं? वो ऐड बैक करना है, कल किया, कल किए। वो इंटरेस्ट था, फिर क्या हुआ? प्रॉफिट में आ रहा था, प्रॉफिट में आ रहा था, वरना एक्सपेंसेस का यहाँ क्या करूं? अपने सामने यूनिवर्सल रखे, यूनिवर्सल का आंसर, यूनिवर्सल के आंसर में एक चौथी चीज भी थी जो यहाँ है नहीं, वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ है नहीं, रिसीट फ्रॉम मेंटेनेंस इनकम वो यहाँ है नहीं। तो देयरफॉर अगर होती तो वो भी यहीं आ जाती, जैसे वो आई है, यहाँ क्यों ना आती? कोई और अगर इनकम होती ऐसी तो भी आ जाती। रिलैक्स होकर कैलकुलेटर पकड़ो, आंसर बताएं। 61 का नाम बताएं, अपना इनडायरेक्ट मेथड का आंसर निकालना। इनडायरेक्ट मेथड का आंसर निकालना है इसी सवाल का। ये 61 आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, हमने तो सॉल्व ही नहीं किया था आगे, जहां का कल बात हुई थी उसके बाद यकीन माने हमने कुछ नहीं सोचा, हम तो एज इट इज दोबारा आए हैं। जिन हजरात को टाइम मिला 61 कहीं से मैच हुआ, कहां से मैच हुआ? अकाउंटेंट की जिंदगी की बेटा यही खुशी है, ये उससे मैच हो गया, वो इससे मैच हो गया, और अगर ये ना मैच हो तो ये खुशियां उड़ जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं। तो आए मेरे साथ इस वक्त एंजॉय किया आपने, लेकिन अब शायद वक्त आ गया कि इंडिविजुअली एंजॉय हो सके। जल्दी हो जाए, क्वेश्चन डिस्कस करना, स्पीड अप हो जाएगा, जल्दी से नोट करें अपने पास प्लीज, 2 मिनट ज्यादा नहीं। देख के लिखने में आप बहुत तेज हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन? ये आ जाएगा ना, ये छोटा हो गया। चले पहले ये बना लें, फिर मैं दूसरी लेजर्स बाद में दिखाता हूँ। पहले 3-4 लाइंस लिख लें, इसके नीचे फिर वर्किंग्स की जगह छोड़, जगह अपने लेजर्स बना दीजिए।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। चलिए जी, कोई लिखते नहीं है ये कैश फ्लो फॉर्मेट लेजर्स बनाए। जी उधर ही आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहा है। तो पढ़ाई के लिए टाइम निकल रहा है आजकल। इसका मतलब मेरे साथ ही निकल रहा। दोपहर के बाद फ्री होते हैं आप? हम तो इस वक्त फ्री नहीं है। ऐसी बातें हो रही हैं, फिर खौफ है सबको कि हमारे साथ फिर जुल्म तो नहीं होगा। लिख लें रिलैक्स होकर लिख लें, कोई नहीं, शाम को सही। लगता है ये आज की सारी डिस्कशन के बाद कि जब मेरा दिल करेगा तब लेजर कंबाइन बना करेंगे। कंक्लूजन ये निकली। अगर ऐसी बात होती तो हमने पूरा 1 घंटा ना लगाया होता। आई होप कि आपको पता चल गया। नहीं, वो शॉर्ट वर्ड्स में बात नहीं हो सकेगी शायद। काफी लंबी बात तो यकीनन 2 मिनट में तो समेटा जा सकता है, लेकिन 1 मिनट में तो शायद खत्म नहीं किया जा सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब लेकिन सर जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे गेम खत्म नहीं होगी। आइडियल क्या है? नहीं प्रैक्टिस। कहना तो ठीक है, कहने से प्रैक्टिस नहीं होगी। आइडियल असूलन ये है कि आपका दिल करे कि ये जो क्वेश्चन है स्वीकारो, ये मैं पूरा सॉल्व करूं डायरेक्ट मेथड से, तो कर तो लिए। ये पूरा नहीं हुआ डायरेक्ट से, ये सिर्फ उतना ही हुआ जितना डिफरेंस था। आइडियल क्या है कि इस पूरे सवाल को किस मेथड से जीरो से शुरू किया जाए, और सारे जो लेजर्स आपने इनडायरेक्ट में भी बनाए हैं वो सारे इन डायरेक्ट में इकट्ठे सोचे जाए। लेकिन ये दुनिया आइडियल नहीं है। इंसान की ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती। तो ये लेकिन मेरी ख्वाहिश है, ये डिजर्व नहीं करती कि इसे पूरा करें किया जाए। आइडिया वैसे अच्छा है, मेरा ख्याल मुझे करना चाहिए इसे। लग रही किसी के अंदर से आवाज आई है, तो कौन है वो? जवाब है तो सही। ये करने से सर, ये मेरे नजदीक अकाउंटिंग का सबसे अच्छा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के हवाले से। डेबिट क्रेडिट का सारा खेल है, उधर से इधर आया, इधर से उधर गया, इधर से उधर आया और उधर से इधर आ, क्यों हो रहा है? सब कुछ लॉजिकल अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ये बेस्ट चीज है। सारा किसका खेल है? जो मिल गया उसे लिख लें, बाद में बैलेंस करें, बैलेंस करके वो आ गया वो आ गया, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। ये जल्दी से और दिमाग तभी अप्लाई होगा अगर आप इंडिविजुअली करेंगे। गलती होगी, ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा कोई नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी। मेजोरिटी चीजें रिपीट होती हैं, पर क्वेश्चन में शायद 50-60% चीजें रेपिटेशन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें बीच में आ जाती हैं जिसमें हमें सोचने की आदत डेवलप करनी है। ये डन है प्लीज? आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। पेज नंबर 111 निकालो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली लेजर बन गए प्लीज? अगर कोई बना रहे तो बता दें जल्दी जल्दी जल्दी। पेज नंबर 111 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपने काफी दफा पढ़ा है, लेकिन एक दफा भी नहीं हुआ। सॉरी, एक दफा भी नहीं पढ़ा, सॉरी, पढ़ा काफी दफा है लेकिन एक दफा भी सही नहीं पढ़ा। कई दफा सबक खोला,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से बात आगे नहीं बढ़ी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी अगर नोट कर लिए तो बताइएगा। ये अब जिन्होंने कर ली अच्छी बात है, लेकिन जो बातें मैं पूछूंगा उनके आंसर जरा सही सबने देने। मैं पूरा क्वेश्चन अब जानबूझ के सॉल्व नहीं करना चाह रहा, सिर्फ वो फिगर्स डिस्कस करूंगा जहां जहां मुझे अंदाजा है कि आपका मसला है। तो जिन फिगर्स पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले जरा मुझे जो अंदाजा है वो मुझे कर लेने दें, बाकी अगर आपके इवन देन कोई पॉइंट रह गया तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। कौन से पेज पे मैं इसका सफाई बता दो यार, सवाल कौन सा हो रहा है? नेक्स्ट पेज पे जाए, जल्दी हो जाए, स्पीड अप हो। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, बताएं किस मेथड से करना है। लिखा तो हुआ नहीं, अगर लिखा नहीं हुआ तो करना ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा किस मेथड से करना, भाई ने कहा लिखा नहीं हुआ। इसका जवाब फौरन था कि आई होप कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप हमेशा किस मेथड से करेंगे। लेकिन पिछले पेज पे 111 पे मेरा ख्याल है कि मुझे जरा डायरेक्ट से करवाएं। इंडेक्स से तो आप कर लेंगे ना यार, मुझे डायरेक्ट से करवा दें। ये होगा भी क्यों नहीं? अच्छा रट्टा भी ना लगाएं, अगर आपने डायरेक्ट से करना तो यू नीड सेल, यू नीड कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ इंडायरेक्ट से करना, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि शायद ये डायरेक्ट से इस तरह से हो भी नहीं सकता। हाँ अनलेस ये है कि मैं प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन मिल। तो किस मेथड से गेम शुरू करेंगे? इनडायरेक्ट से। जल्दी से मेरे साथ सवाल पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बने इस सवाल में। मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही है, कैश एंड बैंक। तरतीब से चलेंगे मेरे साथ। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना है, इनडायरेक्ट मेथड है। स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज लेना है, इनडायरेक्ट मेथड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर बनना है, अभी बात करता हूँ। बिल्डिंग और इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट्स, रुक जा। इसके नीचे 3 चीजें आ रही हैं, ये में से फुल कंसंट्रेशन सुन के फाइनल करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसे कहते हैं? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग नजर आ रही है तो ऊपर डेटर्स पे जाएं। अब डेटर्स नेट नहीं है, और अगर डेटर्स नेट नहीं है तो हमें करने भी नहीं। अगर नेट हो तो क्या करते हैं, और अगर नेट ना हो तो ग्रॉस ऑलरेडी आप ले लेंगे। मींस किस किस का लेजर अलग बनाएंगे? डेटर का अलग और प्रोविजन का अलग। अगर प्रोविजन नजर आ गई है तो डेटर्स ग्रॉस ही है। हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे कई, उनमें क्या होता था, प्रोविजन नजर नहीं आती थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो हम फिर ग्रॉस करते थे परसेंटेजेस ढूंढ के, या कभी कभी अमाउंट भी मिल जाती थी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पॉइंट नंबर ढूंढे नीचे जाके, डेटर्स वाला तीसरा चौथा पॉइंट ढूंढना था। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ के बाद वाला सेंटेंस। हाँ जी, प्रोविजन की अमाउंट दी हुई थी, लेकिन कहाँ दी हुई थी ये भी क्लियर रखिएगा। एडिशन इन्फॉर्मेशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आए, वहां प्रोविजन अलग नजर नहीं आ रही। ये वर्ड भी जरा क्लियर रखिएगा जरा, प्रोविजन कहाँ नजर आई है लेकिन कहाँ नजर नहीं आई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नजर नहीं आ रही। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिन फिगर से टोटल हुई है उनमें प्रोविजन नेट नजर नहीं आ रही। लेकिन इस पेज पे पेज 111 पे क्या यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही फिगर्स नजर आ रही हैं? अंदर नजर आने का क्या मतलब हुआ? ग्रॉस डेटर्स है या नेट डेटर्स है? तो हमें ग्रॉस ही चाहिए थे, ग्रॉस मिल गए। सिमिलरली ये बात वैसे कल भी होगी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली। ये जो बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स हैं, इनकी अगर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अब अलग नजर आ गई है, तो ये तो सुगारों में भी नजर आई थी, तो क्या ये कॉस्ट ही है या डब्ल्यूडीवी है? कॉस्ट ही है, और हमें कॉस्ट की बेस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अलग लेजर्स है, डेप्रिसिएशन भी शायद हमने कल निकाल ली है। देन क्रेडिटर्स है, डिविडेंड पेबल पे मैं बहस करता हूँ अभी। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाली भी कल बहस आ गई है। लॉन्ग टर्म लोन नीचे लिखे हुए हैं, अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो कैश फ्लो में क्या करेंगे? हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे। कल तो दिया था, आज क्यों बताएं? पेज नंबर 308 पे जाए, यही बताना था, लेकिन आपने कहा क्वेश्चन मेरा साइलेंट है। अगर क्या क्या अलग मिल जाए तो आप क्या करेंगे?
करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म लोन अगर अलग मिल जाए तो कैश फ्लो की वर्किंग करते हैं हम एक कंबाइंड लेजर बना के रिसीट एंड पेमेंट का बस डिसीजन लेंगे। डन है सर? इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, सिंपली शेयर कैपिटल का नाम है, ठीक है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग है। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अब बड़ी याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए वर्ड है। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर मेरी तरफ देखें जरा, चार मेन चीजें तरतीब से बोलना, ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, क्लोजिंग। हाँ, कल महसूस ऐसे हुआ था कि प्रॉफिट की जगह लॉस आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, और डिविडेंड जो है वो कैश भी हो सकते हैं, बोनस वाले भी हो सकते हैं। कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड दोनों हो सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। देन सर उसके बाद फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इक्विपमेंट से रिलेटेड एक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, कैश डिविडेंड से रिलेटेड है, फिर लोन से रिलेटेड है, फिर बिल्डिंग से रिलेटेड है, और फिर एंड में इंटरेस्ट और टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। मुझे इस तरह करें, आप पहले चंद एक लेजर्स बनवा दें जरा, और उसके बाद अगर कोई ऐसा लेजर रहेगा जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जरा ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाए, और इसका देख के बनाने की कोई सेंस नहीं है। अगर आपने नहीं शुरू किया हुआ तो आफ्टर माय डिस्कशन जरूर करें, कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने किया हुआ है, कुछ हो सकता है इश्यूज हो, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, मुझे आइडिया है कि कहाँ का इशू है, वो जरा सही रिजॉल्व हो जाए। तो पहले मुझे जरा मेरे लेजर्स बनवा दें, जिन लेजर्स में अब मुझे उम्मीद है कि आपको इशू नहीं है, वो मेरा ख्याल टाइम बेस ही इस वक्त करना हो जाए। तो सबसे पहले मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनके अंदर मुझे अपनी क्लोजिंग बताते रहिए। 4000 एंड क्लोजिंग डैश, क्लोजिंग नहीं है तो सर क्लोजिंग डैश बोल देंगे। बिल्डिंग का लेजर बनवा दो, बिल्डिंग ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, थाउजेंड में ये डाटा है, मैं थाउजेंड में लिखता चला जा रहा हूँ। इक्विपमेंट का बनवा दें, ब्रॉट डाउन 20,000, कैरी डाउन 40,000। थैंक यू जो बनवा रहे हैं यार, जज़ाकल्लाह। इनटेंजिबल एसेट्स पे एक मिनट रुक के बनवाते हुए जरा बताएं, क्या इनटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट पे है या डब्ल्यूडीवी पे? जाने दें यार। हाँ जी बिल्कुल सही है, इनटेंजिबल एसेट्स डब्ल्यूडीवी पे ही होंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन बिल्डिंग और इक्विपमेंट के कॉस्ट पे क्यों है? ब्रॉट डाउन intangible assets are 6250, carried down 5000, allowance account, provision for doubtful debts 4500 and 3000, accumulated appreciation, equipment brought down 6000, 3500। सॉरी सर, मैं सही करना लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान ना हो तो गलती सबसे ही हो सकती है। बड़ा अच्छा लग रहा था डेबिट बैलेंस लिखते लिखते, लेकिन अचानक गेम शिफ्ट होनी चाहिए थी। 4500 एंड 3000। देन उसके बाद आ जाए आप accumulated appreciation of building 12,000। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है ना इस वक्त, अगर सही तरह से अटेम्प्ट हो जाए, सॉरी अगर ये क्वेश्चन सही तरह से अटेम्प्ट हो जाए तो इसमें डिस्पोजल की जो बहस है वो बहुत अच्छे तरीके से आई हुई है। किसी लेजर में से कैश निकल रहा है, किसी में से डेप्रिसिएशन निकल रही है, किसी में से एडिशंस निकली जा रही है। देन उसके बाद मुझे डिविडेंड पेबल बनवाते हैं, क्रेडिटर्स रहने दें, वो तो मेरा ख्याल इंक्रीज डिक्रीज आना उसमें से, तो वो तो कर लेंगे। डिविडेंड पेबल का ब्रॉट डाउन 6000 है और कैरी डाउन 0 है। लोन का जरा मुझे इकट्ठा करके जल्दी से बोल दें। लोन का ब्रॉट डाउन बन जाएगा 33,000 बन जाएगा सबका, बोल दें कैसे बनाया, 4 और 29,000 और 36 हो जाएगा लोन, 3,000 और 33,000। बोल दे जरा एक सेंटेंस अगर क्या क्या अलग हो तो क्या करेंगे। शेयर कैपिटल का ब्रॉट डाउन है 28,000 एंड कैरी डाउन है 40,000, और फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉट डाउन है जी, एक सेकंड, 8150 एंड 22750।
मैं लिख रहा हूँ और मैं लिखने नहीं दे रहा हूँ। ना करें यार, कोई टाइम वेस्टिंग ना करें, कोई कोशिश करके देखें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक पिक्चर आपसे ही बनवा के आपको शेयर कर दूंगा, उसके बाद में देख के लिखिएगा। जी सर, ये मैंने वो सारे लेजर्स बनवाने जिनकी मुझे इस वक्त जरूरत पड़ेगी आपके साथ डिस्कशन करते हुए। पॉइंट वाइज अब मेरे साथ साथ चलें। कैश फ्लो मैं इस वक्त बनाऊंगा नहीं, कैश फ्लो में क्या क्या आना है वो आपको बताता रहूंगा। मैं लेजर्स में फिलिंग करूंगा ताकि यहाँ से मिसिंग फिगर्स आपको समझा दूं। ये पॉइंट नंबर 1 फुल कंसंट्रेशन से पढ़े, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो खास तौर पर पढ़े। इक्विपमेंट दैट हैड कॉस्ट 11 million and was 40% depreciated at the time of disposal was sold for rupees 2.5 million. हर अमाउंट जो आएगी उसकी मुझे अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करनी है, बताने की कोशिश करनी है। 11 मिलियन की एंट्री बनवाए। डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए बनाऊंगा ताकि जरा मेरे सेकंड इफेक्ट्स आपको सही नजर आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, थाउजेंड में डाटा है तो 1000 में वर्किंग कर रहा हूँ, साथ साथ ढूंढते रहिएगा मैं क्या क्या करी जा रहा हूँ। डिस्पोजल डेबिट और इक्विपमेंट के लेजर में ये फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। 11 इक्विपमेंट आ गया नीचे। नहीं, मेरा लिखने में और आपके नजर में जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं मतलब मैं लिख रहा हूँ उधर आ रहा है, बस जल्दी होना चाहिए इंशाल्लाह। डिस्पोजल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, कैश ट्रांजैक्शन नॉन कैश है। अब आगे पढ़े, वॉज 40% डेप्रिशिएटेड का मीनिंग बताएं। 40% डेप्रिशिएट हो गया था डिस्पोजल वाले दिन तक। कैलकुलेटर पकड़े, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी या डेप्रिसिएशन आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल आ जाएगी 4400। मेरी तरफ देख के जरा एंट्री बना। accumulated depreciation account debit, accumulated depreciation account of equipment debit, अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 4400 समझ आ गया जी सबको। एंड सेकंड इफेक्ट चला गया डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी 4400, सॉरी 4400 accumulated depreciation debit, disposal account credit 4400। यानी कि फिर ये भी नॉन कैश है, कैश फ्लो में कुछ नहीं आना इसका। आप पढ़े सेंटेंस पूरा करें। कितने का बेचा है, एंट्री बोले। कैश डेबिट है तो कैश डेबिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा 2500 पॉजिटिव, और डिस्पोजल अकाउंट में 2500 मैंने क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2500 डेबिट नजर आएगा। और इस लेजर को फिर आप बैलेंस करेंगे तो इसमें अगर गेन आया, जो भी आएगा वो करते रहेगा, गेन आया तो प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा और लॉस आया तो ऐड हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड से सवाल हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से बताना जरा, ये ना मेरे सवाल के बाद आपका टाइम लैग हो 5 मिनट, हम सोच रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है पॉइंट मैक्सिमम हो जाना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ जवाब आए, हमने कोई नहीं बताना। अगला पॉइंट करें आप, ये पॉइंट नंबर 2 पढ़े, कंसंट्रेशन से पढ़े, रिलैक्स होकर पढ़े। टाइम है हमारे पास, वरना निकाल लेंगे, बहुत टाइम और भी है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 2.5 मिलियन। अगर ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता एट 2.5 मिलियन तो 2.5 मिलियन पे बेची हैं, लेकिन सेंटेंस जारी है, क्या बात बनी है? 2.5 मिलियन पे बेचा है या 2.5 मिलियन कॉस्ट से अब बेचा है? और से देखिए, ये उसने गेन बताया, पढ़े जरा ध्यान से, ये गेन है, ये कैश नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट का लेजर जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखो। इन्वेस्टमेंट का एक ही लेजर इस सवाल में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, साल के शुरू में ये 4000 थी, लेकिन साल के एंड में ये 0 हो गई है। तो ये इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है या बेची गई है? बेची गई है। ये फिर हमें पॉइंट नंबर 2 से कंफर्म भी हो गया। लेकिन क्या जितने की थी उतने की ही बेची गई है? कितनी ऊपर बेची गई है? अब इसकी पहले एक एंट्री सुने आप, कैश कितना आया होगा उसका भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? तो इन्वेस्टमेंट ने क्रेडिट होना 4000 में कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं, रादर देन प्रिपेयरिंग अ डिस्पोजल अकाउंट। बन सकता है अभी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी नहीं,
इन्वेस्टमेंट अब डेप्रिशिएट नहीं होना, ये वो इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है जिसने डेप्रिशिएट होना। तो इन्वेस्टमेंट ने कॉस्ट पे ही क्रेडिट होना, इसकी डेप्रिसिएशन वाली स्टोरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट सेल परचेज होगी, डिस्पोजल इसकी एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट कॉस्ट, बेच के गेन हुआ या लॉस हुआ, कैसे पता चला? कॉस्ट से 2.5 मिलियन ज्यादा पे बेचा है, अब आप किससे ऊपर बेचा है, कितना ऊपर बेचा है? तो ये 2500 में गेन है, तो इसका मतलब टोटल कैश आया होगा 6500। इन्वेस्टमेंट के लेजर में फिगर आएगी 4000। नो नो नो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 4000, ना ना ना, ये डिस्पोजल सॉर्ट ऑफ हो गई। रेफरेंस अगर कैश भी लिखना तो भी ठीक है, चलेगा। और जरा ये एंट्री पर जब मैंने लिखी है, इसके इफेक्ट्स जरा सुना। कैश आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट बेची है, 6.5 मिलियन डेबिट फिगर आएगी। इन्वेस्टमेंट के लेजर में 4000 क्रेडिट जरूर होगा ताकि वो खत्म हो जाए, और जो गेन हुआ है ये प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। कौन से मेथड से वर्किंग हो रही है? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक कर लीजिएगा, गलती इंसान से होती है, कोई इशू नहीं, अगर गलती होगी कहीं इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। कितने वाली इन्वेस्टमेंट कितने की बेच के क्या हुआ है? 4000 वाली इन्वेस्टमेंट 6500 पे बेच के 2500 गेन हुआ है। ये कल भी हमने कुछ इसी तरह किया था। पेज नंबर 308 पे जाए, जरा भागते जाएं 309 पे। 309 गेन नजर आया था, 17 ढूंढे ऊपर प्रॉफिट लॉस में, गेन नजर आया था नीचे पॉइंट नंबर 3 में शायद आए, वहां कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिली थी। 3 है 4 है जिसमें डिस्पोजल हुई थी इक्विपमेंट की, 4 है उसमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिली थी। घर जाके आपने लेजर बैलेंस किया था और उसमें से कैश 52 निकाला था, तो आज भी वही किया। कितने का गेन था? 2500। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? कितने का बेचा होगा? तो कैश इन्वेस्टिंग में आया, इन्वेस्टमेंट 4000 क्रेडिट हो गई और 2500 का गेन कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस हो गया। क्या मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती तो नहीं हो रहा? आई होप कि हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है, ये वाला स्टूडेंट साथ है। ये पॉइंट नंबर 3 पूरा पढ़ के बड़े हो गए, एक एंट्री बताएं। आप जरा थोड़े से और बड़े हो चुके हैं, जरा ईपीएस अगर ज़हन में लाएं तो मेरा ख्याल है ये कन्वर्टेबल लोन है। ये क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई हुई है? लोन शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्टेबल वो क्या होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यस सर, तो ठीक हो गया। मतलब क्या होते हैं? ऐसा लोन, ऐसे शेयर्स जो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है या हो गया है? क्या चीज किसमें कन्वर्ट हुई है? कितने मिलियन का लोन कितने मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है? ऑफ ₹10 ईच, लेकिन है 12 मिलियन ही टोटल बनता है। डबल एंट्री बन गई है, बोल दें लोन डेबिट कैश क्रेडिट। लोन डेबिट बोर्ड पे देखें, 12 मिलियन 1000 में 12000। शेयर कैपिटल रेफरेंस लिखा मैंने, शेयर कैपिटल के लेजर में फिगर जाएगी, लोन वर्ड आ जाएगा, और वो भी 12 मिलियन ही कैसे बन जाएगा? 12 लाख इंटू 10 करके, 12 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई है? व्हाट इज अ डबल एंट्री यार? लोन डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है? तो ये इन्वेस्टिंग तो हो ही नहीं सकती है यार। पेज नंबर 106, इन्वेस्टिंग कहां से आ गई? इतने कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टिंग कैसे आ गई है? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो कम कराइए यार। फाइनेंसिंग कहते अच्छा भी लगता, लेकिन दोबारा जरा एंट्री बोले, लोन डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ना कैश आ रहा है ना गरीब कैश जा रहा है, तो इसने कैश फ्लो में आना ही चाहिए। ये लेजर्स में डबल एंट्री पूरी हो गई, ये लोन वापस नहीं किया, लेकिन कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया।
शेयर्स दे दिए, दोबारा एंट्री बोले, नॉन डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यकीनन वो नहीं है, ये तो बोरिंग्स है, शेयर कैपिटल है, इक्विटी चेंज होगी, लेकिन कैश की वजह से चेंज नहीं होगी। कैश चेंज इन बोरिंग्स एंड इक्विटी, कैश चेंज इन नॉन करंट एसेट्स, ये एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो। और अगर कैश फ्लो में अगर कैश डेबिट क्रेडिट हो ही नहीं रहा तो फिर कैश फ्लो में इसमें आना ही नहीं। लेकिन यार हम इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, प्रॉफिट में एड बैक करेंगे, दोबारा एंट्री बोले, दोबारा एंट्री बोले, नॉन डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्या हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन प्रॉफिट से एडजस्ट होती है? कौन सी वाली होती है? इसने प्रॉफिट को इफेक्ट किया हो, इट इज प्योर नॉन कैश ट्रांजैक्शन और इसका कैश फ्लो पे देयरफॉर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेजर्स में फिगर भी नहीं आएगी, इसलिए आएगी ताकि बैलेंसिंग फिगर आ सके। ये कन्वर्टेबल याद आ गया वैसे, लेकिन ये शायद कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्टेड हो गए, कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो गए हैं। जी सर, पॉइंट नंबर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया, ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। ये सेंटेंस सर जी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लोन डिविडेंड्स पे जो बहस है वो नादिर में आई, नादिर से गई सगोरो में, कल आई, सगोरो के बाद मेरा ख्याल है कि जो टेक्सला अपने घर में किया होगा उसमें भी थोड़ी बहुत आई हो, और आज मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। वर्ड्स पढ़े जरा, क्या लिखे हैं? कैश डिविडेंड ऑफ 6 million was declared on 1st September 14। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, 14 की जगह 2004 लिखा हुआ, ये वर्ड पेड अंडरलाइन कर दो। अगर ऊपर डिविडेंड पेएबल ना होता तो मैं भी गलत नहीं कह रहा था, लेकिन आप सही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेएबल आ रहा है, देयरफॉर डिक्लेयर्ड और पेड में फर्क होगा। लेकिन अब देखें जरा डिविडेंड पेएबल का लेजर बोर्ड करें, दोबारा आप सेंटेंस पढ़ें, ये जो आपने मुझे सही करवाया और आपने बिल्कुल सही बताया, ये क्या लिखा हुआ इस सेंटेंस में? अभी कैश डिविडेंड पे हुआ है, सोच के इसकी एंट्री बताएं। दोबारा शुरू करें, अगर ये वर्ड लिखा था डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट होना था, और डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट होने का मतलब डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में आना था और पेएबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाना है, लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है, ये पेड है और डिविडेंड पेएबल आ रहा है, तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इस एंट्री की पोस्टिंग करवाया था मुझे, डिविडेंड पेएबल डेबिट रिटेन अर्निंग्स में डेबिट साइड पे आएगा। रिटेन अर्निंग्स में कौन सा डिविडेंड आता है? डिक्लेयर्ड। जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा, दिल बहुत किया होगा, किया होना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं था, ये वो है। कौन क्या होता तो कहाँ आना था? लग स्टोरी में ये रहा, लेजर देखें बोर्ड पर, लग स्टोरी में ये रहा है कि 6000 डिक्लेयर पिछले साल हुआ था, वो कैसे ब्रॉड डाउन आ रहा है, ब्रॉड डाउन आ रहा है, और पे हमारे साल में हुआ है, और इस साल फर्दर जो कोई अगर डिक्लेयर हुआ तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो व्हाट इज एंट्री ऑफ डिविडेंड पेड? अगर पेएबल आ रहा है तो डिविडेंड पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, पेएबल के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आई और कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट चली जाएगी और बात पूरी खत्म हो जाएगी। रिटेन अर्निंग्स के लेजर में भी तो फिगर आएगी, कब आती है? तो डिक्लेयर्ड नहीं है, पेड है। हाँ, अगर पेएबल का लेजर ही ना होता तो क्या फिर डिक्लेयर होके ही पे हुआ होता? तो वो सेम फिगर सेम होती, लेकिन क्योंकि पेएबल का लेजर है इसलिए पेड और डिक्लेयर डिफरेंट हो सकता है। प्लीज दोबारा एंट्री बोले 6000 की, पेएबल के लेजर में फिगर आएगी और कैश फ्लो में फाइनेंसिंग में नजर आएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, ये पेड है। आई होप के बात बन गई है। आप लोगों ने कहा लिखा था इसे?
हमने अभी लिखना है, हम लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। ये पॉइंट नंबर जल्दी से 5, इसमें भी गलती कर सकते हैं आप, पढ़ के एंट्री बोला, सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। लोन लेके इक्विपमेंट ले लिया है, नो 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 नो, गलत ट्रांसलेशन है। लोन लेके इक्विपमेंट ले लिया है, लोन लिया है ताकि इक्विपमेंट ले लें। तो लोन लिया है इक्विपमेंट के लिए या लोन लेके इक्विपमेंट भी ले लिया है? लोन लिया है इक्विपमेंट के लिए, एंट्री बोले। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, और इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट क्यों नहीं? पता नहीं लिया है या नहीं लिया है, वो कह रहा ले लिया। टू ऑब्टेन, ताकि इक्विपमेंट ले लें। एंट्री लिखें सब इसके साथ, क्या एंट्री बनी है? सिर्फ कौन सी एंट्री बनी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। कौन सी एंट्री अभी नहीं पता हमें, वो लिया होगा तो ठीक है, हो सकता है बिना लिया। क्या लिया है, क्यों? ताकि एसेट ले लें, एसेट ले लें, ताकि एसेट ले लें, एसेट ले लिया है। A loan is obtained and asset is purchased, ये भी हो सकता है, लेकिन टू ऑब्टेन इस लोन का एक मकसद बता रहा। तो एंट्री बोलेंगे दोबारा फाइनल, बोली जाए बोली जाए बोली जाए। कैश डेबिट अगर कह रहे हैं आप तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, और लोन क्रेडिट अगर आप कह रहे हैं तो लोन के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर 16 मिलियन थाउजेंड्स में आ जाएगी। और अभी एसेट वाली बात हमें नहीं पता, पर्पस बताया उसने, एसेट खरीदा अगर होता तो हम यकीनन एसेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट भी करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये फिगर सिर्फ कहाँ नजर आएगी फिलहाल? फाइनेंसिंग में कितनी नजर आएगी, कैसे नजर आएगी? 16,000 पॉजिटिव फिगर कैश डेबिट। अगर इतना ही कैश बुरा लग रहा है, नेगेटिव, मुझे दे दे यार। कैश आ रहा है अच्छा लग रहा है, ब्रैकेट तब लगाएंगे जब जा रहा होगा। क्या हो गया, क्यों मेरा इम्तिहान लेता है यार, इतनी मुश्किल में रटा लगा। कैश आ रहा हो डेबिट होता है, जा रहा हो तो क्रेडिट होता है। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट मींस सेकंड लास्ट, नेक्स्ट पेज पे लास्ट है, इस पेज का लास्ट। ऑन 1 जुलाई 14, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं, प्लीज पढ़ दें जरा पूरा। अब जितनी अमाउंट्स आई हैं उन अमाउंट्स की एंट्री शुरू करें। 15 मिलियन ढूंढे, वॉज रिसीव्ड अंडरलाइन करें। धोखा खा गए। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तसल्ली से सोचो। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मिला, लेकिन पेज नंबर 308 पे जाए, डिस्पोजल हुई है, एसेट, एसेट खराब हुआ उसकी वजह से मिला। पॉइंट नंबर 309, पॉइंट नंबर 3, एसेट डिस्ट्रॉयड था, एसेट डिस्ट्रॉयड हुआ था, उस पे इंश्योरेंस क्लेम कब रिसीवेबल हुआ था और कब मिला है? पढ़ के तसल्ली से। क्या इशू था वहां, क्या इशू था? रिसीवेबल पिछले साल में हुआ होगा और मिला इस साल है, तो यकीनन कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। पिछले साल हमने एंट्री की होगी हिम्मत, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट, गेन लॉस निकालना, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर गेन लॉस निकालना। यार उसमें तो कैश डेबिट होता है, लेकिन कैश आया नहीं था। तो कल वाली एंट्रीज में और इस एंट्री में क्यों डिफरेंस महसूस हो रहा है? गौर से सुने, गौर से सुने। वहां पिछले साल अप्रैल में, शायद अप्रैल 2020 था, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 31 से, जो हमारे पास फिगर अवेलेबल है पेज नंबर 308 पे। और इस साल जब मिला फिर एंट्री क्या हुई होगी? हिम्मत हिम्मत, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो दोबारा डिस्पोजल अकाउंट में नहीं। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या महसूस हो रहा है, जो पेज नंबर 111 पे, क्या जिस साल हुआ उसी साल क्लेम मिल भी गया है? तो क्या बनाने की अब जरूरत नहीं है, रिसीवेबल, अब रिसीव्ड हो गया है, तो सीधी क्या एंट्री करके प्लीज बात खत्म हो जाए।
कल वाली एंट्रीज दोबारा गौर से सुने, अपने जहन में स्टोरी बनाए। पहले एंट्री हुई कल वाली स्टोरी में, पेज नंबर 309, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। और हमारे वाले साल में कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। रिसीवेबल खत्म होने से कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट रह गया है। अगर एक ही साल में मिल जाए तो रिसीवेबल का लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं। दाने सर, डिफरेंस क्लियर हो गया? पेज नंबर 111 पे जहाँ ये पॉइंट पड़ा, इसके साथ पेज नंबर 309 नोट करें, और जहाँ 309 पे है आप, 309 पे पेज नंबर 111 नोट करें। क्यों नोट करें हम? इसका क्या फायदा होगा? आई होप इससे कोई फायदा होगा। हम कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। जी जल्दी हो जाएगा प्लीज। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 15,000। स्पीड अप वापस। हिम्मत, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो नजर आ रहा है उसकी सही एंट्री बताइएगा। फिर उसके बाद उसने बिल्डिंग में एडिशन बताइए, बिल्डिंग के एडिशन की अमाउंट बताए। एंट्री बोले, एंट्री बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 15 मिलियन पे वापस जाए। 15 मिलियन जो कैश आपने डेबिट करवाया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव फिगर आई। हिम्मत जवानो। और 10.5 जो आपने मुझे लिखवाया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पेमेंट नजर आएगी। आगे चलें। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर किसकी? किसकी किसकी किसकी? नहीं, एडिशन नहीं है। एडिशंस टू बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल डेप्रिसिएशन शायद बता रहा। डेप्रिसिएशन बोर्ड पे देखें, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बोर्ड पे देख के सही एंट्री बताएं। ना 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 यार, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट, ऐसे ही। इस डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड है। इस डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। दोबारा पूरी बातें सुने। 15 मिलियन का क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। 10.5 मिलियन इन्वेस्टिंग में ही माइनस करेंगे, और 2 मिलियन प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे। अब एग्जामिनर ने किया आपके साथ क्या है वो जरा एक्सचेंज बोर्ड पर देखें। बिल्डिंग अगर आप लेजर देखें, राइट साइड पे आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें ओपनिंग आ गया, एडिशन आ गई है, क्लोजिंग आ गया। क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन अब आ ही नहीं सकती। रीजन बताएं। ये कॉस्ट पे लेजर है। क्रेडिट साइड पे अब आपके पास लास्ट पैराग्राफ देखें, उस बिल्डिंग के हिस्से की डिस्पोजल आ जाएगी जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी कॉस्ट उसने नहीं बताई। इसकी क्या एंट्री करेंगे फिर आप? ये काम डेफिनेटली एंड में होगा, जब आप बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ बैलेंसिंग फिगर नजर आएगी। ये डेप्रिसिएशन की नहीं होगी, अलग लेजर से। ये डिस्पोजल अगर होगी तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? फिर आप डिस्पोजल अकाउंट में जाएंगे और डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर डेबिट साइड पे लिख देंगे, बात पूरी हो जाएगी। कैश फ्लो में इसमें नहीं आना। फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे जब आएंगे नीचे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में बोर्ड पे देखें, डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा। ये जहां मैंने बॉक्स बनाया, ओपनिंग आ गया हुआ है, डेप्रिसिएशन आ गई है, क्लोजिंग आ गया है। फिर ये डिस्पोजल की क्या आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसकी एंट्री क्या करेंगे आप? बिल्डिंग के लेजर से आपके पास बिल्डिंग की डिस्पोजल की कॉस्ट आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से आपके पास बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट बेचारा फिर मासूम सा आपको कहेगा मुझे बैलेंस कर लो, मैं बैलेंस होने लगा हूँ। आपको गेन मिलेगा तो लेस कर देंगे, लॉस मिलेगा तो ऐड कर देंगे। लेकिन ये सारे काम बैलेंसिंग फिगर होंगे। मेरे साथ आखिरी पॉइंट जरा सुनो, और ये मेरे नजदीक आखिरी पॉइंट असल में पॉइंट है जो अगर सही आप करवा दें तो इसका मतलब फिर को गेन कैश फ्लो की बन गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने मेरा साथ दिया। लिखा हुआ है सर, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। यार अब नहीं मैं मान सकता यार। इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, पिछले पेज पर है, 111 पेज होगा। ना क्या है ना क्या है, इंटरेस्ट पेएबल है ना टैक्स पेएबल है। आप भी सही देख रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर भी देख सकता है जो आप देख रहे हैं। पेड लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है।
लेकिन एक्सपेंस भी क्यों है? क्योंकि ना इंटरेस्ट का पेबल आ रहा है ना टैक्स का पेबल आ रहा है। अब मेरी बातें जरा ध्यान से पूरी सुन लीजिएगा, अब आपने फिनिशिंग टचेस से देना जाकर इंटरेस्ट पे पहले आ जाए। इंटरेस्ट पेड भी है और पेबल ना होने की वजह से एक्सपेंस भी है। इनडायरेक्ट मेथड है, यही अमाउंट ऐड होगी पहले प्रॉफिट में और यही अमाउंट नीचे लेस होगी। टैक्स एक्सपेंस भी यही है, टैक्स पेड भी यही है, पेबल नहीं है। टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट में हरगिज ऐड नहीं होगा क्योंकि बिफोर टैक्स से शुरू करना आपने। टैक्स पेड जो है आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड में आके टैक्स पेड माइनस कर देंगे, लेकिन टैक्स एक्सपेंस भी यही है। अब आप फाइनल ये करेंगे जब आप रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आप डिविडेंड कोई नहीं है, आप जब उसे बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। डिविडेंड नहीं है वो हमने देख लिया। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का जब लेजर फाइनल करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा और यही टैक्स एक्सपेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस आपस में ऐड होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा जो आपके कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। दोबारा आखिरी लाइन पढ़े, आखिरी सेंटेंस ऊपर पढ़ा आपने। इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड सेम होने की वजह से अब आप क्या और क्या कर लेंगे? एक्सपेंस ऐड कर देंगे, पेमेंट लेस कर देंगे। टैक्स पेड को आप कैश फ्लो में जरूर लेस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैश फ्लो में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर से तो उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैसे ही निकाल लेंगे जैसे पेज एक पीछे पलटें जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्लैटिनम में आपने किया था। अब आपने आज घर जाके करना क्या? नहीं, यही क्वेश्चन तो बहुत दफा हो गया, यकीनन इसे फिनिशिंग टच देना है, लेकिन आज आपने मेन काम ये करना है कि आपने एक डायरेक्ट मेथड का सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपने पहले आज रिवाइज करना है डायरेक्ट मेथड ऑफ यूनिवर्सल। सबसे पहले आप इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो टैक्स लैब कहाँ तक पहुंचा? टैक्स लैब भी इंशाल्लाह कल बहस कर लेंगे आप लोग, लेकिन आज टाइम काइंडली देंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल कर लें, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया। देन उसके बाद आपने यूनिवर्सल रिवाइज करना और यूनिवर्सल रिवाइज करने के बाद आपने एक अच्छा सा सवाल डायरेक्ट मेथड से आप खुद करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन देने लगा, पता है ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक में से कितना नंबर का सवाल आता है, इस टॉपिक में से कितना सवाल आता है नहीं आता है, ये कोई बड़ा बहस नहीं है। एग्जाम में क्या आना है ये कौन डिसाइड करेगा? एग्जामिनर ने क्या डिसाइड किया है वो कब बताएगा? तो आप प्लीज एफर्ट करें। पेज नंबर 268 पे तरह सॉरी वॉल्यूम 1 में, सॉरी ये है वॉल्यूम 1 का एक पेज लिखे, वॉल्यूम 1। प्लीज इस तरह कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बड़ा आना छोटा आना आना नहीं आना नहीं, मतलब ये एग्जामिनर डिसाइड करे। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि हम आजकल अपना टाइम मैनेज करें, हम सिर्फ खाएं पिएं, नमाज पढ़ें, दुआ करें, पढ़ें, सोएं और बस। बाकी आप सोच लें, अगर कोई एक्स्ट्रा बनता है कल बता दीजिएगा, मैंने बड़ा सोच सोच के बताया। फिलहाल वॉल्यूम 1 का एक पेज नंबर नोट करें, 268, पेज नंबर 268 ऑफ वॉल्यूम 1। लेकिन प्लीज ये क्वेश्चन करने से पहले आपने यूनिवर्सल को अच्छी तरह रिवाइज करना है। जरूरत पड़े तो सुगारो डायरेक्ट मेथड में जो बातें हुई हैं एक बेहतरीन रिवीजन भी पॉसिबल है और शायद ये क्वेश्चन आप 100% के नजदीक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज घर के लिए आज क्वेश्चन नंबर 2 तो मस्ट फाइनल हो गए और ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 268 पे ये भी मैक्सिमम कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल दोबारा पढ़ाई के सही जज्बात के साथ मिलेंगे। ये दिन जरा एक और जरा कैश फ्लो को लगाएं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल से देखते हैं तो पिछला और क्या साथ रखें। अल्लाह हाफिज। सर अगर ये इसको क्वेश्चन में नहीं इस वक्त अगर रहने दे, इस वक्त पहले एज इट इज करें। एक सिर्फ ये था, अगर ये डिविडेंड पेड है, अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता तो हम डबल एंट्री करते, तो ये डिक्लेयर डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में और पेबल क्रेडिट उसके लेजर में, उसके बाद बैलेंस करते हैं तो दोनों पेमेंट होते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट की बैलेंसिंग फिगर आती है 1995 नहीं क्रेडिट साइड पे कब आ रही है? हाँ तो ये डेप्रिसिएशन है बस, लेकिन इधर आएगी तो डेप्रिसिएशन है, इस तरह मैंने किया, उधर आएगी तो नहीं। ठीक है, नहीं इस तरह मैंने किया तो मैच नहीं है, क्यों नहीं होगी?
इंशाल्लाह इससे मैच होना। यहाँ पे आंसर में डेप्रिसिएशन, यहाँ पे अमाउंट का मोल, सर यहाँ करेंगे यार कमाल, ये तो वैसी टाइपिंग एरर हुआ, डेप्रिसिएशन यहाँ कैसे आ सकती है? वही मैं सोच वो तो टाइपिंग एरर है, वो तो आ ही नहीं सकती। आपकी मैच होनी चाहिए कैश फ्लो, आप मेरे से ये फिगर्स मैच करें, आप आंसर की ये फिगर्स मैच करें। अगर इनमें का मसला है वो मेरे बताइए, वो तो गलती से टाइपिंग हुई है एरर, बल्कि ये कल बताई दीजिएगा, मैं सबको करा दूंगा तो वर्किंग में सही करा दूंगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा?